हमारे यूट्यूब चैनल एसएस में। बच्चों, आज हम एनसीईआरटी क्लास 9 में अर्थशास्त्र का फर्स्ट चैप्टर देखते हैं, गांव पालनपुर की कहानी। ये पालनपुर गांव जो है एक काल्पनिक गांव है, जिसके आधार पर जो है हम अर्थव्यवस्था को समझने की कोशिश करते हैं। ये जो गांव है, यहाँ पे इनका अपना जो इस गांव में जो है एक हॉस्पिटल है, शिक्षण संस्थान है। कहने की बात है कि चिकित्सा और शिक्षण संस्थान इस गांव में प्रोवाइड है। और फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ का जो उत्पादन है, यहाँ का जो प्रोडक्ट है वो भी अच्छा है। तो बात ये है कि हम अर्थशास्त्र को समझने के लिए, अगर हमें अर्थशास्त्र को समझना है तो उत्पादन और उसके कार्य को समझना बहुत जरूरी होता है। अगर हम अर्थशास्त्र को समझने से पहले उत्पादन और उसके कार्य समझ लेते हैं तो हमारे लिए अर्थशास्त्र को समझना कोई मुश्किल कार्य नहीं होता। इट मीन्स अर्थशास्त्र को समझना और भी आसान हो जाता है। तो हम जो है उत्पादन को समझते हैं तो देखते हैं कि किसी भी क्षेत्र पर जो उत्पादन होता है, उत्पादन के लिए जो है वो सबसे जरूरी जो है भूमि की आवश्यकता होती है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि उत्पादन और उसके कारकों में हम ये देखते हैं कि सबसे उसके कारकों में 4 कारक प्रमुख है। पहला जो रहेगा वो भूमि, सेकंड श्रम, और जिसको हम लेबर बोलते हैं, मजदूर या फिर मेहनत, या फिर थर्ड है पूंजी, और फोर्थ है मानव पूंजी। इन चारों को समझने के लिए हम देखते हैं कि जो मानव पूंजी है, मानव व्यक्ति जो है भूमि, श्रम और पूंजी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर मानव नहीं होता तो ये बात ये 3 संभव नहीं थे, क्योंकि ये सारी चीजें जो है, जो उत्पादन हो, जैसे भूमि हो, श्रम हो, इस पे जो प्रोडक्ट किया जाता है, जो भी उत्पादन किया जाता है या फिर श्रम की जाती है, वो भी मानव के द्वारा की जाती है। पूंजी इन्वेस्ट की जाती है, वो भी मानव के द्वारा की जाती है। और भूमि पर जो कार्य किए जाते हैं वो भी व्यक्ति द्वारा, मानव द्वारा ही किए जाते हैं। तो यहाँ पर जो है मानव पूंजी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं, सबसे पहले हम भूमि की बात करते हैं कि भारत की जो भौगोलिक स्थिति है, वहाँ पे हम समझते हैं कि भारत जो है एक कृषि प्रधान देश है, और कृषि प्रधान देश होने के कारण यहाँ पे अलग अलग क्षेत्रों पर अलग अलग प्रकार की कृषि की जाती है। अगर हमें अपने उत्पादन में बढ़ोतरी करने हैं, वृद्धि करने हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि एक समय में अधिक उत्पादन करना पड़ेगा। और एक मौसम में जो है एक फसल के अलावा अन्य फसल, एक फसल के साथ साथ जो है वो अधिक फसल लेनी पड़ेगी। तो हम वो चीजें देखते हैं। और फिर दूसरी बात यह आती है कि भूमि की जो महत्ता होती है, या फिर जो महत्व होता है, वो कृषि के साथ साथ उद्योग धंधों में भी होता है। क्योंकि जितने भी उद्योग धंधे होते हैं, जितने भी संस्थान होते हैं, वो सभी भूमि पर ही आधारित होते हैं। फिर दूसरी बात आती है श्रम की, मेहनत की। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो श्रम होता है, जो मेहनत होती है, वो जैसे कि एग्रीकल्चर में हम देखते हैं, कृषि में हम देखते हैं कि यहाँ पे जो है श्रम लगाई जाती है, मेहनत मजदूर लगाए जाते हैं, लेबर लगाई जाती है, जो कि 2 प्रकार की होती है। एक जो होती है अनस्किल्ड और एक होती है स्किल्ड। यहाँ पे जो अनस्किल्ड है, जैसे कि खेत में जो है जुताई करने के लिए या फिर खेत में किसी प्रकार का कार्यभार करने के लिए जिनको जो है कौशल की आवश्यकता नहीं होती, जो हम लोग कुशल नहीं होते, वो अनस्किल्ड होते हैं। और स्किल्ड होते हैं जो कि किसी भी उद्योग धंधों में, फिर किसी फैक्ट्री में, किसी भी कंपनी में जो है, जैसे कि फॉर एग्जांपल IT सेल में जो होते हैं, वो स्किल्ड होते हैं, जिसको जो है अपने कंप्यूटर पे जो कार्य करना आता है। वो जो लेबर होती है या फिर जो एम्प्लॉय होते हैं, वो वहाँ फैक्ट्री, कारखानों में, फैक्ट्रियों में या फिर उद्योग धंधों में कार्य करते हैं। इस प्रकार से श्रम को यहाँ पे 2 भागों में डिवाइड किया गया है, स्किल्ड और अनस्किल्ड। और फिर बात आती है पूंजी की। पूंजी में हम देखते हैं कि पूंजी को भी 2 भागों में बांटा गया है।
एक वो पूंजी होती है जो सिर्फ एक बार लगाई जाती है, जिसको हम फिक्स्ड पूंजी कहते हैं। और फिर एक दूसरी होती है जिसको वर्ग पूंजी कहते हैं, जो कि समय समय पर लगाई जाती है। जो फिक्स्ड पूंजी होती है उसमें क्या होता है कि हम जो है अपने एग्रीकल्चर के लिए ट्रैक्टर ले आए, कोई भी मशीन ले आए, या फिर कोई भी और जो हमारे यंत्र होते हैं कृषि करने के लिए, वो उस पर क्या होगा कि हमें सिर्फ और सिर्फ एक बार पूंजी लगानी है। और फिर दूसरी पूंजी होती है कि जो हम अपने मजदूरों को हर महीने देते हैं, या फिर कृषि के लिए जो है खाद बीज वगैरह बार बार लेके आते हैं, वो सभी जो है वो बार बार जो खर्च लगाए जाते हैं वो वर्ग पूंजी रहेगा। फिर बात आती है कि मानव पूंजी। मानव पूंजी यहाँ पे महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि व्यक्ति के बिना ये सभी जो कार्य हैं ये निराधार हैं। इसलिए यहाँ पे हम देखते हैं कि व्यक्ति जो है इन सभी कार्यों को करने में परिपूर्ण होता है, या फिर व्यक्ति ही इन कार्यों को कर सकता है। इसलिए जो है मानव पूंजी इसमें अहम भूमिका निभाती है। और यहाँ पे हम एक चीज और देखते हैं कि हमारे यहाँ क्या है कि जो नंबर ऑफ फार्मर है, यहाँ पर जो भूमि का जो वितरण किया गया है वो भी वितरण असामान्य है, समान नहीं है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि नंबर ऑफ फार्मर जो होते हैं, मतलब 80% लोगों के पास 80% लोगों के पास जो है वो 36% भूमि है। जो भूमि का वितरण किया गया वो भी असमान है। और जो 20% जो जमींदार है, फिर बड़े किसान हैं, उन पर जो है 64% भूमि है। तो यहाँ पे भूमि का जो वितरण है वो असमान है, जिसकी वजह से जो है जो जनसंख्या का अधिक अपक्षेत्र है, जो जनसंख्या की जो अधिक जनसंख्या है, जो अधिक आंकड़े हैं, या फिर कुल जनसंख्या का जो अधिक हिस्सा है वो यहाँ पर 36 पर ही रुका हुआ है, या फिर उन पर जो है 36% की भूमि है। और जो 20% जो बड़े बड़े जो किसान है या फिर बड़े जो जमींदार हैं, उनके पास जो है 64% भूमि है। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो 80% जो छोटे किसान है या मजदूर है, वो सिर्फ और सिर्फ भूमि से अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने की ही चीजें प्राप्त कर सकते हैं। और जो 64 जिनके पास जो है 64% भूमि है, वो अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद जो उत्पादन बच जाता है उसको मतलब बाजारों में जो है वो बेच देते हैं, जिससे जो है अर्थव्यवस्था को ग्रोथ मिलती है। और यहाँ पर जो 80% लोग जो थे वो उनके पास जो 36% कुल भूमि का 36% ही हिस्सा है, जिसके कारण वो सिर्फ अपनी आवश्यकताओं को ही पूरा कर सकते हैं उस भूमि से, और उनका जो है किसी प्रकार का अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में कोई योगदान नहीं होता। यहाँ पे एक बात समझने की है कि उसी पूंजी का अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में सहयोग होगा जो उत्पादन जो है मार्केट में बाजार में बेचा जाता है। जो प्रोडक्ट जो है मार्केट में बाजार में नहीं बेचा जाता, उसकी अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में किसी भी प्रकार की भूमिका नहीं होती। तो यहाँ पे हम इस इंडेक्स के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि कौन सी जो प्रोडक्ट है वो अर्थव्यवस्था की वृद्धि में महत्वपूर्ण है या नहीं है। इन चीजों को देखते हुए जो है स्टार्टिंग में शुरू में जो है भूमि एकीकरण का विवाद जो है वो बढ़ता गया था। तो कुछ लोगों का यह मानना था कि जो भूमि का जो असमान वितरण किया गया है उसको जो है समान वितरित किया जाए, सभी लोगों को जो है वो समान भूमि प्राप्त हो, इसलिए जो है भूमि एकीकरण का प्रस्ताव रखा गया था नागरिकों द्वारा। फिर आखिरी पॉइंट रहता है हमारा गैर कृषि कार्य। जैसे कि आप लोगों ने पालमपुर गांव में देखा था कि उनके अपने चिकित्सा संस्थान थे, उनके अपने शिक्षण संस्थान थे, वहां पर जो है जो मूलभूत आवश्यकताएं थी वो सभी प्राप्त थी। तो यहाँ पे चिकित्सा संस्थान या फिर शिक्षा संस्थान जो है वो गैर कृषि संस्थान
संस्थान होते हैं, जितने भी उद्योग धंधे होते हैं वो गैर कृषि संस्थान होते हैं। उद्योग धंधे हालांकि कृषि पे आधारित होते हैं, क्योंकि उद्योग धंधों को जो रॉ मटेरियल मिलता है, जो कच्चा माल मिलता है, वो उद्योग कृषि से ही प्राप्त होता है। यहाँ पे उद्योग धंधों को थोड़ा सा देखेंगे कि उद्योग धंधे दो प्रकार के रॉ मटेरियल पे डिपेंड करते हैं। एक तो कृषि आधारित उद्योग धंधे होते हैं और एक खनिज आधारित उद्योग धंधे होते हैं। तो यहाँ पर जो है हम बड़े बड़े शहरों में भी और गांव में भी जो है काफी ऐसे कार्य होते हैं जो कृषि गैर कृषि कार्य होते हैं। जैसे कि अगर हम छोटे गांव की बात करते हैं तो उसमें स्कूल शिक्षण संस्थान हो गए, स्कूल हो गए, या फिर चिकित्सा संस्थान हो गए, या फिर कोई भी किराना की दुकान हो गई, वो सभी जो है गैर कृषि संस्थान में ही आते हैं। और अगर हम शहरों की बात करते हैं तो जो कुटीर उद्योग है, या फिर लघु उद्योग है, या फिर बड़े बड़े जो उद्योग है, या फिर कारखाने फैक्ट्री कंपनियां हैं, वो सभी जो है गैर कृषि कार्य ही होते हैं। तो इस प्रकार से जो हमने पालमपुर की कहानी से अर्थव्यवस्था को समझने की कोशिश की। उम्मीद है कि आप लोगों को ये चैप्टर अच्छे से समझ आया है। अगर आप लोगों को ये चैप्टर अच्छे से समझ आया है तो आप हमारे YouTube चैनल पर बने रहें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और आप लोगों का जो भी डाउट रहता है वो डाउट कमेंट बॉक्स में अवश्य दें, ताकि हम आपके उस डाउट को क्लियर कर सकें। थैंक यू।